हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 16 सितंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की अगर बात आती है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी अगर देखा जाए भारत की हमारी क्या है, राजभाषा है। और जो भारत की जो हमारी राजभाषा है, तो इसीलिए उसी के लिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर। और 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और जो हिंदी है यानी जो हमारी भाषाएं हैं वो भाग 17 में आती हैं। और अगर हम बात करें अनुसूची की, तो हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। और जो राजभाषा है वो हमारी आर्टिकल 343 के अंतर्गत आती है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि हमारी वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। इसके लिए हमारा संविधान संशोधन भी हुए थे। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारा संविधान संशोधन अगर देखा जाए, तो एक तो था सिंधी भाषा को ऐड किया गया था बाद में, फिर नेपाली हुई, मणिपुरी हुई, कोकड़ी हुई, उसके बाद में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो ये अलग अलग भाषाएं बाद में ऐड हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत की कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं इस समय 6, जिसमें से पहली भाषा थी तमिल और हमारी नवीनतम भाषा है उड़िया। उड़िया भाषा हमारी नवीनतम भाषा। अब अगर इसके अलावा हम बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 10 जनवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो काकाडू है, काकाडू हो रहा है ये डार्विन में, और जो डार्विन है ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा INS सतपुड़ा है और P-8 समुद्री गश्ती विमान है, ये दोनों ही भाग ले रहे हैं डार्विन में और काकाडू में। इससे पहले अभी ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा पिच ब्लैक एक्सरसाइज हुई थी, और पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भी भारत ने भाग लिया था। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर देखा जाए कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ये मरुस्थल है यहाँ पर। इसके अलावा मरे और डार्लिंग दो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर प्रमुख घास का मैदान डाउन्स है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात आती है, जो अभी हाल ही में महिला वर्ल्ड कप हुआ था, उसे भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था। और 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो भी हमारे ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो रक्तदान महोत्सव इसकी शुरुआत होगी हमारी 17 सितंबर को। और 17 सितंबर को ही क्यों होगी? तो 17 सितंबर को क्योंकि उस दिन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। तो उस दिन से होगी इसकी शुरुआत, यानी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये चलेगा कब तक? ये चलेगा 1 अक्टूबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। इसीलिए ये 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत प्रतिदिन 1 लाख यूनिट ब्लड कलेक्ट करने की बात कही गई है। और अगर किसी को अपना ब्लड डोनेशन करना है, तो उसे आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब अगर ब्लड की यानी रक्त की बात आती है, तो अगर बात आती है सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो सर्वदाता O नेगेटिव को कहा जाता है। और अगर बात करें हम सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो सर्वग्राही हमारा AB पॉजिटिव को कहा जाता है। इसके अलावा जो ब्लड होता है, रक्त का pH मान 7.45 होता है, इसीलिए रक्त हमारा क्षारीय होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो देश का पहला बैंक बन गया है HDFC, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया HDFC। और ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है, ये पेपरलेस गारंटी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ये एक तो पारदर्शिता लाएगी और साथ ही साथ समय की भी बचत होगी। और इसी के लिए HDFC ने नेशनल ई गवर्नेंस के साथ में एक समझौता किया है, जिससे
लोगों को जो पहले गारंटी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देना पड़ता था, उसके लिए टाइम भी काफ़ी खर्च होता था, तो उसका अल्टरनेट यहाँ पर लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। और ये कौन लाया? HDFC। और HDFC भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा SBI की अगर हम बात करें तो भारत का पहला तैरता हुआ ATM SBI ने बनाया है, और वो भी डल झील में बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें PNB, तो PNB में हाल ही में 2 बैंकों का मर्ज हुआ है, एक तो यूनाइटेड बैंक और दूसरा हमारा अगर हम बात करें ओरिएंटल बैंक। तो ये दोनों बैंक किस में मर्ज हो गए? हमारे PNB में। और बैंकों की बात चल रही है तो अगर बात आती है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 को 14 बैंकों का हुआ था। उसके बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन कौन से बैंकों का मर्ज हुआ है, तो विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का जो मर्ज हुआ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा संस्कृति एक कांस्य युगीन संस्कृति है, और इसी का जो संग्रहालय बन रहा है वो बन रहा है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हिसार में है, और हिसार यानी ये हमारा हरियाणा की बात आती है, हिसार हरियाणा। और यहीं पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। और इसकी शुरुआत क्यों करी है? ताकि जो बच्चे हैं उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी हो सके, और यहाँ म्यूजियम के माध्यम से अगर देखें तो बच्चों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। और राखीगढ़ी में जो खुदाई हुई थी वो कब खुदाई होनी शुरू हुई थी? वो हुई थी 1963 में खुदाई होना शुरू हुई थी, और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें हड़प्पा, तो हड़प्पा की हमने बात करी, ये कैसी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर हम बात करें लोथल, तो भारत का समुद्री संग्रहालय जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? वो लोथल में बन रहा है। इसके अलावा कालीबंगा, तो कालीबंगा में जोते हुए खेत, अभी जोते हुए खेतों का साक्ष्य पाया गया, और कालीबंगा राजस्थान में। और कालीबंगा की जो खोज करी थी वो करी थी BB लाल द्वारा। तो BB लाल द्वारा खोज करी गई थी कालीबंगा की, और BB लाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भारत का सबसे उत्तरी भाग है तो वो कौन सा भाग है? तो वो है मांडा। और सबसे दक्षिणी भाग है तो वो है दैमाबाद। तो दैमाबाद अगर देखा जाए ये सबसे दक्षिणी वाला इलाका है। इसके अलावा भारत में 40वीं जो यूनेस्को की साइट है वो कौन सी है? वो है धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये सभी बातें आपको संस्कृतियों से लेकर याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में इसके अलावा गोधन न्याय योजना हो गई, जो गोबर को 2 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। इसके अलावा गोदान योजना और गोमूत्र खरीद योजना भी चलाई जा रही हैं। तो ये सभी अगर देखा जाए गायों के लिए चलाई जा रही हैं। और गायों में इस समय एक बीमारी चल रही है, लंपी स्किन की बीमारी चल रही है, और लंपी स्किन के लिए एक टीका भी बनाया गया है, लंपी प्रो वैक। और लंपी प्रो वैक हरियाणा के हिसार में ही बना था, आशु अनुसंधान केंद्र में। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि गौवध यानी जो गौ हत्या है, गौ हत्या को कौन से आर्टिकल के तहत बैन किया गया है? तो आर्टिकल 48 के तहत बैन किया गया है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो हमारी बात आती है पशुपालन एवं कृषि की बात आती है। तो वहाँ पर इसी वजह से लंपी स्किन इस समय काफ़ी ज़्यादा बीमारी चल रही है, वो सबसे ज़्यादा मवेशी और दुधारू पशुओं के लिए खतरनाक है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो जो एमी अवार्ड होते हैं ये टेलीविजन सीरीज के होते हैं, और सीरीज में जो ड्रामे होते हैं उन्हें मिलते हैं। तो 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स ये लॉस एंजलिस में इन्हें दिया गया है, और लॉस एंजलिस कहाँ है? ये है अमेरिका में। और इसमें जो बेस्ट ड्रामा मिला है वो मिला है सक्सेशन को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। सक्सेशन जो है वो बेस्ट ड्रामा सीरीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस्ट कॉमेडी कौन सा है, तो बेस्ट कॉमेडी में अगर बात आती है टेड लासो, अगर देखा जाए इसे कॉमेडी में बेस्ट कॉमेडी ड्रामा का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है ली जुंग को। और ली जुंग जो स्क्विड गेम्स था उसके ये एक्टर हैं, और इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ड्रामा सीरीज में। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात अगर करी जाए तो जेडाया जो है उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव की मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी बीसीसीआई में लगातार कितने साल तक पद पर रह सकता है। तो अभी तक बीसीसीआई में एक कंडीशन थी कि कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाए 3 साल तक स्टेट बोर्ड में और 3 साल तक बीसीसीआई में अगर देखा जाए किसी भी अध्यक्ष पद पर या मेंबर या फिर सचिव वगैरह बन सकता था। लेकिन अब ये कंडीशन बदलकर कर दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक निर्णय ले लिया है और अब ये बदलकर कर दी गई है 6 साल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 6 वर्ष तक लगातार कोई भी किसी भी पद पर रह सकता है बीसीसीआई के अंतर्गत। और बीसीसीआई के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली और इसके अगर हम बात करें जो सचिव हैं वो हैं जय शाह। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से देश की पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट एसटीएस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। तो ये ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया द्वारा शुरू की गई है। तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अब इसरो द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो इसरो की अगर बात आती है इस साल का जो पहला सैटेलाइट था इसरो का वो कौन सा था, तो वो था EOS-04 और इसे PSLV C52 द्वारा छोड़ा गया था 14 फरवरी को। इसके अलावा C53 यानी C53 द्वारा कौन से देश के, सिंगापुर के सैटेलाइट को भेजा गया था। और इसी के अलावा अगर हम बात करें EOS-02 ये SSLV के द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा अगर बात आती है GSAT हमारा, तो जो GSAT-24 था इसे फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था और एरियन रॉकेट था और इसका जो टेंडर मिला है वो टाटा को मिला है और टाटा इसका प्रयोग करेगी D2H डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। तो कौन सा राज्य है, ये है झारखंड राज्य, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। और इसकी शुरुआत क्यों की जाएगी, ताकि मतलब जो बच्चे हैं, जैसे हमारा एक मिशन चल रहा था भारत में स्वच्छ भारत मिशन, तो उसी के तहत एक ये प्रक्रिया है, यानी प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे सभी सरकारी स्कूलों के 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे। और कहाँ पर, झारखंड में, ताकि उन्हें स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस हो सके। तो गाइज ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।